हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडेक्स 12 यानी कि इनकम टैक्सेस से रिगार्डिंग जो है। इनकम टैक्सेस आपका डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल कोई भी आपका हो सकता है। यहाँ पर ये लिखना रहेगा इंटरनेशनल, इंक्लूडिंग डिविडेंड यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो आपका रहता है। आप इसकी कुछ टर्म्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी कि जिसको आप बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें कुछ टैक्स एडजस्टमेंट करेंगे जो आपका आ जाएगा फिर टैक्सेबल प्रॉफिट यानी कि एज पर द इनकम टैक्स लॉज जो आपका रहता है। टैक्स एडजस्टमेंट आपकी क्या आ जाएंगे, टोटल टैक्स एक्सपेंस आपका क्या रहता है, करंट टैक्स जो कि टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर होता है, डेफर्ड टैक्स जो कि टेम्परेरी डिफरेंसेस के ऊपर होगा, जो आपके एडजस्टमेंट जिसके ऊपर होता है, ये आपका एग्रीगेट मिला के क्या हो जाएगा टैक्स एक्सपेंसेस। आपके अगर कोई भी एसेट्स डेफर्ड टैक्स होते हैं तो आपको एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी हो गया। एसेट्स यानी कि फ्यूचर डिडक्शंस जो आपको टैक्सेबल प्रॉफिट में इनकम टैक्स के अंदर मिलेंगे वो, और लाइबिलिटी यानी कि जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इनकम टैक्सेस में। इसमें आपकी दो चीज़ें आती है, टैक्स बेस, दूसरा आता है मेट क्रेडिट। टैक्स बेस यानी कि वैल्यू एट्रीब्यूटेड बाय द टैक्स लॉस। आपका टैक्स बेस देगा कि टैक्स लॉस के अंदर आपकी क्या वैल्यू है, एसेट से लायबिलिटी की है, किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड। और मेट क्रेडिट, आप मेट जो आप पढ़ते हैं उसकी कोई क्रेडिट है तो वो भी डीटीए रहता है, जिसको आप क्या करते हैं डीटीए मेट क्रेडिट अकाउंट डेबिट आपके एसेट्स होते हैं टू टैक्स एक्सपेंसेस, क्योंकि वो आप बुक्स में रिकॉर्ड करने की आपकी एंट्री होगी। टैक्स बेस आपका क्या रहेगा, टैक्स बेस से आपको कोई भी अमाउंट डिटेक्टेबल इन द टैक्सेबल प्रॉफिट्स यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट आर नॉट टैक्सेबल, अगर नहीं है तो टैक्स बेस आपका क्या रहेगा, कैरिंग अमाउंट ही रहेगा। और इफेक्ट ये किससे इफेक्ट होगा, मैनर ऑफ द इंटेंडेड सेटलमेंट और रियलाइजेशन, आपके रियलाइजेशन कैसे, सेटलमेंट कैसे होगा उसके बेस के ऊपर ये रहेगा। कि आपके अगर कैरिंग अमाउंट नील और टैक्स बेस में फिर भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई जैसे कि प्राइमरी एक्सपेंसेस आपका अपनी बुक्स के अंदर कंप्लीट कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स में वो 5 ईयर्स में आपका एट्रीब्यूटेबल होता है इक्वली। तो अब आप बात करते हैं कि करंट टैक्स क्या होता है। करंट टैक्स यानी कि टैक्सेबल प्रॉफिट पे जो कि आपके सेट से लायबिलिटी हो सकती है नेट बेसिस पे, नॉन फाइनेंशियल आपकी एक एंट्री है। इसका जो रेट रहेगा वो या तो इनेक्टेड रहेगा, सब्सटेंशियली इनेक्टेड बाय द रेट रिपोर्टिंग डेट, जो आपको इनेक्टेड या फिर आपको पता है कि हाँ यही जो है इनेक्ट होने वाला है फॉर द रिलेटेड ईयर। उसके बाद आपका करंट यानी कि इनकम टैक्स चार्जेस, पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट, करंट अर्लियर ईयर कुछ भी आता है तो आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है करंट टैक्स में। उसके बाद आप बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स, यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैरिंग अमाउंट में से टैक्स बेस हटाएंगे, इसका जो भी टेम्परेरी डिफरेंस रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ टैक्स से, तो आपका क्या आ जाएगा डेफर्ड टैक्स आपका आ जाएगा। टैक्स बेस ऑफ द असेट्स, आप असेट्स के में टैक्स बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सबसे मेन क्या है यहाँ पे टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट आपकी बुक्स की आपके पास है, तो आपके असेट्स की कैसे करें, यानी कि आपके पास पीपी है, कोई इंटेंजिबल असेट्स है, गुडविल है, डेटर्स है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके फ्यूचर डिडक्शन होगा अंडर फ्रॉम द टैक्सेबल प्रॉफिट्स यानी कि इनकम टैक्स के अंदर जो भी आपका फ्यूचर डिडक्शन होगा तो आपको देखना है, वो आपका टैक्स बेस रहेगा असेट्स का। और अगर कोई भी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है तो आपका टैक्स बेस जो है वो कैरिंग अमाउंट के इक्वल रहेगा। जैसे आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप मान लीजिए आपको कोई असेट जैसे डेटर है, तो डेटर की रियलाइजेशन आपकी जो टैक्सेबल है कि नहीं है, सबसे पहले आप क्या करेंगे चेक करेंगे। डेटर की रियलाइजेशन आपकी टैक्सेबल नहीं होती तो आपका जो है टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट सेम रहेगा, और क्योंकि सेम रहेगा तो कोई भी टेम्परेरी डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ। क्या वो इसको तो कुछ इशू आ गया इसमें, हाँ अभी ये चलेगा, देखिए एक मिनट इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए तो आपका क्या होगा, आपका डेटर की अगर हम बात करें तो उसका रियलाइजेशन आपके टैक्सेबल नहीं है, तो टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट सेम आ गया, तो आपको कोई कैरिंग अमाउंट में से आप टैक्स बेस क्योंकि सेम है तो कोई भी टेम्परेरी डिफरेंस आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपको कोई भी फ्यूचर में डिडक्शन आपको इससे रिलेटेड आपका नहीं मिलता। हम इसमें अभी दूसरी चीज़ देखते हैं कि आपकी किसी चीज़ में रियलाइजेशन जो आपकी अगर असेट्स की जो है वो टैक्सेबल हो जाती है, अगर वो टैक्सेबल है तब क्या करेंगे, एनी डिडक्शन बाय टैक्स लो, क्या उसमें कोई डिडक्शन आपको कोई भी आपको जो है इसमें जो आपको जो भी आपकी एसेट्स है जिसकी रियलाइजेशन टैक्सेबल है, क्या टैक्स लॉज में उसके रिगार्डिंग कोई डिडक्शन एग्जम्पशन दी हुई है, अगर हाँ दी हुई है तो जो डिडक्शन है वही टैक्स बेस आपका, अगर नहीं दी हो तो आपका टैक्स बेस जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी टैक्सेबल है, आपकी जो भी रियलाइजेशन हो कोई भी एक एसेट्स जो आपकी टैक्सेबल है तो और उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं है तो आपके टैक्स बेस जीरो हो गया। कैरिंग अमाउंट यानी कैरिंग अमाउंट आपका टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, वही आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको इनकम में नहीं लिया हुआ, वो हमारी एसेट साइड में खड़ा है इसीलिए। आपका पीपी इंटेंजिबल एसेट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रियलाइजेशन क्या है, टैक्स है। फ्यूचर डिडक्शन कोई अलाउड है तो कॉस्ट में से आप जो है डेप्रिसिएशन है, तो टैक्सेबल जो बैलेंस आपका क्या बचेगा, बैलेंस फ्यूचर डिडक्शन आपका बच जाएगा।
डिविडेंड रिसीवेबल की अगर आप बात करेंगे, मान लीजिए नॉन टैक्सेबल तो सेम हो गया, आपको रियलाइज हुआ, टैक्स डेफर्ड टैक्स नहीं बना क्योंकि ये था। लेकिन अगर वही आप बात करें इंटरेस्ट रिसीवेबल की, जो कि टैक्सेबल होगा रिसीवेबल बेसिस पे, और रियलाइज़ होगा तो टैक्स होगा, हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि नहीं होगा तो आपका सेम हो जाएगा। मान लीजिए है तो उसमें आप क्या करेंगे, डिडक्शन अवेलेबल है, कोई डिडक्शन नहीं है, तो टैक्स बेस वुड बी इक्वल टू नो डिडक्शन, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका जीरो आपका आ जाएगा। फिर आता है जी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फुली राइट ऑफ कर दिए आपने, बट टैक्स डिडक्शन जो है क्या मिली आपको 1/5 मिली है ईच ईयर में, तो आपका टैक्स बेस क्या हो जाएगा फ्यूचर डिडक्शन, यानी कि फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें फ्यूचर में कितना मिलना, 4/5 ऑफ द एक्सपेंसेस आपको भी क्या है स्टिल आपको मिलने हैं प्रीमियरी एक्सपेंसेस के, तो आपका क्या हो जाएगा टैक्स बेस, आपकी कैरिंग अमाउंट जीरो है, जीरो माइनस टैक्स बेस, आपको टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, उसके ऊपर आप रेट ऑफ टैक्स की जो है कैलकुलेशन यहाँ पर आप कर देंगे। उसके बाद आता है जी लायबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी में इक्विटी को आप कंसिडर नहीं करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी लेस एनी डिडक्शन अलाउड इन द टैक्स, जो भी आपकी कैरिंग अमाउंट है उसमें से आप लेस क्या करते हैं, कोई भी अगर आपको डिडक्शन मिलनी है टैक्स लॉज में, जैसे आपकी कोई एडवांस इनकम है, वो एडवांस इनकम आ गई नॉट टैक्सेबल इन द फ्यूचर, करंट कैरिंग अमाउंट ऑफ द एडवांस इनकम लेस इनकम नॉट टैक्सेबल इन द फ्यूचर, सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी नो टैक्स कंसिक्वेंस नो इनकम और डिडक्शन, टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। देखिए लायबिलिटी में यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, एक चार्ट है छोटा सा, लायबिलिटी है आपकी, लायबिलिटी विल बिकम इनकम ऑन सेटलमेंट, आपके सेटलमेंट पे इनकम बन रही है कि नहीं बन रही है, और बन रही है कि वो टैक्सेबल है कि नहीं है, अगर वो नहीं है आपकी इनकम बन जाती है और वो टैक्सेबल नहीं है, तो आपकी जो टैक्स बेस हो क्या आएगा, कैरिंग अमाउंट माइनस में इनकम नॉट टैक्सेबल, जैसे एडवांस इनकम विल बिकम इनकम, तो टैक्स बेस क्या हो जाएगा CA माइनस फ्यूचर डिडक्शन, ठीक है, जो भी आपको डिडक्शन मिलनी होगी, कोई डिडक्शन है तो मान लीजिए टैक्सेबल हो जाती है, आपकी टैक्सेबल है तो क्या हो जाएगा, टैक्स बेस ही आपका कैरिंग अमाउंट बन जाएगा, कैरिंग अमाउंट आपका टैक्स बेस बन जाएगा, जैसे एडवांस इनकम विल बिकम इनकम तो होगा। मान लो कोई डिडक्शन, तो सिंपल सी बात है कि टैक्स बेस आपका कैरिंग अमाउंट में से कोई डिडक्शन अगर जाते हैं, जो हमने सबसे पहले ऊपर लिखा देकर दिखाते हैं आपको, मेन चीज़ यही है कि ये वाली देखिए, कैरिंग अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी माइनस एनी डिडक्शन इन द फ्यूचर, क्योंकि आपने देखा कि इनकम बनी कुछ भी हो, तो मेन बात ये कि क्या टैक्सेबल है कि नहीं है, जो नहीं है वो पोर्शन हमने हटा दिया था, टैक्सेबल पूरा था, हमने पोर्शन नहीं हटाया, तो मेन ये देख के तो ये कि सेकंड वाले में फुली टैक्सेबल होते हैं, यहाँ पर क्या आ गया जीरो आ गया, ये हुआ ना कि यहाँ पे जीरो आ गया, जो कैरिंग अमाउंट बना जीरो, तो टी बी इज इक्वल टू CA, ठीक है, तो यहाँ ये बात यहाँ पे है, क्योंकि आपको कुछ नहीं था तो हमने जीरो ही ले लिया। अब बात करते हैं कि वो आपकी जो है वो इनकम नहीं बनेगी, तो क्या कोई डिडक्शन मिलेगा सेटलमेंट पे, मिलता है तो क्या करेंगे, लेस डिडक्शन अलाउड, वही सेम CA में से कोई भी डिडक्शन अलाउड है तो आप हटा दें, जैसे बोनस पेबल इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन द पेमेंट बेसिस, आपने आज ही ले लिया अपने बुक्स में तो, लेकिन आपको वो क्या है कि फ्यूचर में मिलेगा, जितना भी फ्यूचर में मिलेगा उसको आप हटा दें, वही आपकी क्या है कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स माइनस अलाउड डिडक्शन इज इक्वल टू टैक्स बेस। मान लीजिए कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता, जैसे क्रेडिटर पर आपको नहीं मिलता, तो टैक्स बेस क्या हो जाएगा CA। तो मेन बात वही है कि आपका टैक्स बेस क्या रहेगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी माइनस में एनी डिडक्शन आउट, जैसे कि आपने देखा क्रेडिटर में, आपके पास क्रेडिटर में क्या था, आपके पास क्रेडिटर में कैरिंग अमाउंट आपको दी थी, लेकिन कोई डिडक्शन अलाउड नहीं था, तो आपने डिडक्शन अलाउड जीरो कर दिया, तो टैक्स बेस क्या होगा कैरिंग अमाउंट इक्वल होगा। बोनस पेबल में आपके डिडक्शन अलाउड था, तो आपने डिडक्शन अलाउड किया, कैरिंग अमाउंट माइनस डिडक्शन अलाउड इक्वल टू योर टैक्स बेस, वेरी इज इन द लायबिलिटी केस, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं कि डेफर्ड टैक्स की मेजरमेंट कैसे होगी, तो आपको टैक्स रेट लेने हैं, इनेक्टेड हो गया रिपोर्टिंग डेट तक, या फिर सब्सटेंशियली हो गया तो भी चलेगा, अनडिस्काउंटेड इसमें कोई डिस्काउंट नहीं लगाने की आपको, नेक्स्ट ईयर तो आप डिस्काउंट लगाएं, चेंज हो सकता है, मान रिपोर्टिंग डेट के बाद और बिफोर अप्रूवल कोई भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं है, मेटेरियल डिस्क्लोजर उसके अंदर आप इसमें देख के चलेंगे, मेटेरियल है तो आप उसको क्या करते हैं डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। मैनर ऑफ द बेस्ट एजम्पशन लेंगे, मैनर ऑफ इंटेंडेड रियलाइजेशन और सेटलमेंट, जैसे टैक्स बेस में कोई चेंज आता है, टैक्स रेट में कोई चेंज आता है, मैं आप इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। प्रूडेंस इसमें लगाएंगे, यानी कि जब आप टैक्स बेस असेट्स बनाएगा आप ये देखेंगे क्या उसको आप जो है प्रूडेंस का फॉर्मूला लगाते हुए क्या उसको आप कवर कर पाएंगे आने वाले सालों में, आने वाले सालों में क्या आपके पास ऐसा प्रॉफिट होगा जिसके अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट कर पाएँ। अगर ऐसा है तो DTA यानी कि DDT, दो तरह के आपके इसमें डिफरेंसेस होंगे, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, दूसरा होगा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगर आपको डिडक्टेबल जो है टेम्परेरी डिफरेंस है तो ही आप जो है DTA बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले आप करेंगे चेक पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ TTD, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है उसका जो भी रिमूवल का जो पीरियड है उसको आप चेक करेंगे क्या सफिशिएंट है DTD को
जो है वो उसको एडजस्ट करने के लिए, अगर है तो ही आप जो है DTA बनाएं, अगर वो नहीं है तो आप क्या तो ही आप DTA बनाएं। और रिवर्सल इन द पीरियड ऑफ द लॉसेस ऑफ द DTD कैरी फॉरवर्ड DTA विल बी क्रिएट। DTD जब रिवर्सल हो जाएगा, जब DTD होगा और उसके हिसाब से आप DTA क्रिएट कर ले। अगर मान लीजिए सफिशिएंट नहीं है तो देखिए कि फ्यूचर में आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट है जितना आप DTD एडजस्ट कर पाएँ। अगर नहीं है तो आप क्या करें, DTA क्रिएट मत करें। अगर है जिस एक्सटेंट तक है उस एक्सटेंट तक ही आप जो है DTA अपना क्रिएट करते हुए चलेंगे। उसके बाद जी आपके पास क्या कन्विंग एविडेंस है तो डिस्क्लोज करें। कोविड-19 के आप जो है रीअसेस कर दें। और टैक्स प्लानिंग फिजिबिलिटी है, नेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द नेट प्लानिंग आप देख लें। उसके बाद आपकी बात आती है रिव्यू एंड रीअसेसमेंट की, तो रिव्यू एंड रीअसेसमेंट होना चाहिए शुड फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर और पीरियड। और ये क्यों होगा, ड्यू टू प्रूडेंस लिमिट, यानी कि नॉन सब्सिक्वेंटली सेटिस्फाइड और मेक सब्सिक्वेंटली सेटिस्फाइड। मान लीजिए पहले सेटिस्फाइड नहीं था, बाद में हो गया, पहले सेटिस्फाइड था और बाद में नहीं हुआ, तो कोई भी चेंज आता है तो आप उसको जो है रिव्यू और रिसर्च जरूर करें। टैक्स रेट में कोई चेंजेस हो तो आप उसके हिसाब से डिटेल की वैल्यूएशन को चेक करें। रिकॉग्नाइज कब करेंगे, डिटेल को करेंगे राइजिंग ऑन द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल। गुडविल के ऊपर आप डिटेल को जो है नहीं करेंगे, आप क्या एक्सेप्शंस आपको बता रहे हैं। और दूसरा क्या है, अराइजिंग ऑन द इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। आप फर्स्ट टाइम कोई भी असेट्स एंड लायबिलिटी लेते हैं या फिर आप गुडविल आपकी जो परचेज करते हैं उस टाइम आता है, तो आप जो है डिटेल नहीं बनाएंगे। असेट्स एंड लायबिलिटी में कि बिजनेस कॉम्बिनेशन की आप बात नहीं कर रहे, डजंट अफेक्ट द अकाउंट ऑफ टैक्सेशन इनकम। DTA को आपको पता है कि आपको क्या करना है, प्रूडेंस के बेसिस पे आपको करते हुए चलना है। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स ऑन ईसॉप। ईसॉप के ऊपर आप कैसे करेंगे, डिडक्शन इज अलाउड फुल पार्ट ऑफ एक्सेस, अगर है तो वही करंट कैरिंग अमाउंट माइनस में टैक्सेबल डिफरेंस। लेकिन कैरिंग अमाउंट में से इसकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव फ्यूचर डिडक्शन आएंगी, तो आपके यहाँ पे DTD यानी कि DTA आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है टैक्स लॉस फॉर द एम्प्लॉय कंपनसेशन के लिए नहीं है, तो नो ट्रीटमेंट अंडर इंड 12 कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस विल बी नील। कैरिंग अमाउंट हमेशा ही आपका दोनों ही केसेस में नील रहेगा। एंट्री क्या हो जाएगी इस पहले वाले केस में, DTA अकाउंट डेबिट टू P&L टू एम्प्लॉय के जो DTA अकाउंट डेबिट टू P&L टू रिवैल्यूएशन जो आपका जो है रिटेन अर्निंग, इसमें आ गया बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेंस इन द कंपनसेशन बेस्ड ऑन द एक्सेस एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस बीइंग DTA रिकॉर्डेड। उसके बाद बात आती है लीजेस के साथ इंडेक्स 12 कैसे चलता है। लीज लायबिलिटी एंड आरओ एसेट नॉट अलाउड इन द टैक्स लॉस। टैक्स लॉस में आपकी कोई भी लीज्ड आपकी लायबिलिटी या फिर आरओ एसेट्स नहीं होता, बल्कि इनकी कैरिंग अमाउंट आपके साथ चलती है। कैरिंग अमाउंट है, कोई भी आपके पास जो है उसमें डिडक्शंस नहीं है, तो क्या होगा, आप सबसे पहले तो नेट कैलकुलेट कर ले, RU माइनस LL यहाँ की लीज लायबिलिटी और लीज लायबिलिटी माइनस RO एसेट्स, या तो आपकी क्या आएगी, नेट एसेट्स आएगी, नेट लायबिलिटी आएगी। इसका टैक्स बेस हमेशा नील रहेगा। मान लीजिए आपकी नेट एसेट्स आती है तो पॉजिटिव, नॉट अलाउड इज टैक्स एज डिडक्शन, नेट लायबिलिटी तो भी नॉट अलाउड ही रहेगी। इंडेक्स 12 इफेक्ट ऑन द बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, आइडेंटिफाई नेट एसेट्स हैं उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन को, टैक्स बेस क्या रहेगा, प्रीवियसली अलाउड अगर कोई है, DTA DTL विल बी एट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आप चेक करेंगे, एडजस्टेड एज गुडविल और PGP जो रहेगा गुडविल या गेन ऑन द बिजनेस परचेज आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। डू नॉट क्रिएट डेफर्ड टैक्स ऑन गुडविल के ऊपर आप डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन द स्टॉक एंड DTA, आपका जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है ऑन द स्टॉक वो भी DTL को इफेक्ट करेगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ स्टॉक आफ्टर अनरियलाइज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के बाद टैक्स बेस बिफोर एनी एडजस्टमेंट टू द अनरियलाइज प्रॉफिट। डिफरेंस आ जाएगा आपका DTL में। और आपको अगर आपकी कोई एसोसिएट से जॉइंट वेंचर है तो आप क्या करेंगे, इक्विटी मेथड लगाएंगे, डेफर्ड टैक्स करंट कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज पर द इक्विटी मेथड लगाएंगे। टैक्स बेस जो कि जनरली कॉस्ट ही आपका रहता है उसका जो आएगा टेम्परेरी डिफरेंस में आ जाएगा। अब कुछ अगर हम लास्ट में बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की, आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो रिकन्सिलेशन आपको देनी है अकाउंटिंग की और एक्चुअल टैक्स एक्सपेंसेस की एज वेल एज रेट ऑफ टैक्स की, कैसे रहेगी। आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है वो आ गया, टैक्स ऑन द अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी कि रेट ऑफ टैक्स इनटू अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका वो आ गया, प्लस माइनस परमानेंट डिफरेंस है उसकी वजह से कोई अगर एडजस्टमेंट वो आ गई और उसके अलावा कोई ये आ गई और उसके अलावा कोई डिफरेंस है तो वो यहाँ पर आ गया जो होगा तो आपका एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस जो कि आपको इनकम टैक्स के अंदर होने वाला है, इसकी रेट ऑफ परसेंटेज आ गई टू द टोटल एक्सपेंस। कंपोनेंट ऑफ द डेफर्ड टैक्स शुड बी डिस्क्लोज की डिफरेंस ड्यू टू डिप्रिसिएशन ऑन PP की वजह से कितना डिफरेंस आया, अदर एसेट्स के अदर लायबिलिटी की वजह से कितना डिफरेंस आया, आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में यहाँ जानकारी देनी है। दूसरा आपको बताना कि डेफर्ड टैक्स जो है नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी में है, आपको वहीं पर आप इसको शो करेंगे कि डेफर्ड टैक्स नॉन करंट हो जाएंगे, एसेट्स हो या लायबिलिटी हो। और लॉस मेकिंग अगर कोई एंटिटी है और क्रिएशन ऑफ DTA विल बी कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए कि आप जो है इसको लॉसेस आगे आने वाले या तो प्रॉफिट है फिर आपके पास कोई TTD अवेलेबल है, तो ये अगर है और उसके आपके पास कन्विंसिंग एविडेंस है तो उसको भी आप क्या करेंगे यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। इसी के साथ आपका इंड AS 12 इनकम टैक्स से रिलेटेड ये इंड AS आपका
कंप्लीट होता है। आई होप इसमें आपका रिवाइज जल्दी होगी, रिवीजन है उसी हिसाब से हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो अब जल्दी मिलेंगे क्लीन डेज के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।